सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे सैर गॉड ऑफ डेथ के टेस्ट को देना शुरू कर देती है, जहाँ पे उसे टास्क दिया जाता है कि तुम्हें 5 सिनफुल स्पिरिट्स को यहाँ पे पकड़ के वापस लाना है और साथ ही ये जो डेथ रिवर है इसके जितने भी बर्डन्स हैं उन्हें सबको तुम्हें अपने कंधों पे कैरी करना होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें इस ट्रायल को पास करके अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्पिरिट्स थी ये असल में 5 गॉड्स थी जिनके सिंस थी जो कि एक रिजेंटफुल स्पिरिट की तरह बन चुकी है और जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक होता है। और सैर और इसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे इसे देखते साथ ही सैर समझ जाती है कि न जाने इसने कितने मासूमों की जान ली होगी। और अब सैर ठान लेती है कि जितने लोगों को आज तक इसने मारा है ना उन सब का बदला वो लेके रहेगी। आराम आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर जो कि अपने वेपन को लेके बिल्कुल सामने खड़ी थी, इसके आसपास ये जो क्रिएचर था ये काफी तेजी से स्पिन करता है कि तभी यहाँ पर ये बंदा उसके कान के पास से उस पे हमला करता है, जिससे सैर डॉज करती है और तभी ये दोनों अपने अपने वेपन्स को आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश होती है और इनके बीच अब क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये बंदा अपने स्वॉर्ड से सैर के ऊपर दे दनादन अटैक कर रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे सैर के ऊपर ये डोमिनेट करता हुआ आ रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे सैर उसके अटैक को जैसे ही ब्लॉक करती तो ये बंदा अपना दूसरा अटैक उसके लिए प्रिपेयर कर चुका था, जिसके चलते वो सैर को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। अब इनके बीच यहाँ पर ये डुअल चलता रहता है कि इस दौरान ये बंदा उसे बताने लगता है कि तुम क्या जानो कि आखिर सेकंड लाइफ का मजा कैसा है, बाहर की जिंदगी कैसी है। जब से मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद जिंदगी इसे ही कहते हैं। और यहाँ पे डेथ रिवर के अंदर रहने वाले स्पिरिट्स और लोग कभी भी इस बात को नहीं समझ सकते। इस दौरान सैर उसके अटैक से डॉज करते हुए इसे पीछे हटने पे मजबूर करती है और इसका स्लैश अटैक कमाल का था। पर तभी ये बंदा वापस से फाइट बैक करते हुए कहता है कि मैंने सबको मार डाला जो मुझे पकड़ने के लिए आया था, किसी को भी मैंने नहीं बख्शा, बहुत बेरहमी के साथ मैंने उन्हें स्लॉटर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो अपने दुश्मन को स्लॉटर करके यहाँ पर डेथ गॉड के ट्रायल देने के लिए आए थे। वो सैर के ऊपर टूट पड़ता है और अपने उसी वेपन से हमला करता है, लेकिन सैर भी पूरी तरीके से रेडी थे और वो भी उसकी तरफ काउंटर अटैक करते हुए बढ़ती है। दोनों के वेपन्स आपस में कोलाइड करते हैं और दोनों काफी दूर छिटक जाते हैं। और तभी ये बंदा जो कि अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे गाड़ते हुए आसपास की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने लगता है और ये उसी स्केलेटन के पूरे माउंटेन के ऊपर सवार था और कहता है कि जो कमजोर होते हैं वो बस ताकतवर लोगों का खाना बनने के लिए दुनिया में आते हैं और यही इस नेचर का लॉ है। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है, जिससे काफी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी, इतनी ज्यादा कि उस माउंटेन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सीधा आसमानों से जा टकराती है। और तुम मुझे कभी भी प्योरीफाई नहीं कर सकती, चाहे तुम लाख कोशिश ही क्यों ना कर लो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर बस उसकी बातों को सुनने जा रही थी कि तभी यहाँ पे ये क्रिएचर अपनी स्वॉर्ड को लहराता है, जिससे यहाँ पर हाफ मून शेप का एक बर्निंग फ्लेम अटैक क्रिएट हो जाता है, जो कि वो सैर की ओर बढ़ा देता है। जो देखकर सैर यहाँ पे बहुत ही स्टाइल से अपने उस वेपन को मूव करती है और पलक झपकते ही इस जायंट से स्लैश अटैक के आगे अपने वेपन को रखती है और यहाँ रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, जिससे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन ऑन द स्पॉट होता है। ये एक्सप्लोजन इतना तगड़ा वाला होता है कि ये बंदा तो बस एक्सप्लोजन में खोया था कि तभी पलक झपकते ही सैर उसे क्रॉस करते हुए उसके बिल्कुल वेपन के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो बंदा कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुका था कि आखिर ये हो क्या गया। यहाँ पे सैर उसकी प्योरिफिकेशन वाली बात को सुनते साथ ही उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि तुम्हारे जैसा क्रिएचर प्योरिफिकेशन डिजर्व ही नहीं करता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो और आगे चलकर रिफाइन करने के बाद तुम मेरे कितने काम आओगे। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो चीज तुमने की है उसके बाद तुम सिर्फ मौत डिजर्व करते हो। इसी के साथ सैर यहाँ पे अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देती है और यहाँ पर उसके इस डोमेन के अंदर ये बंदा भी आ चुका था और उसकी बात सुनकर वो कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, और फिर वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है। ये कहते हुए वो हवा में जंप करता है और सैर की तरफ अटैक हो जाता है, जो देखकर सैर भी अपने पावर्स को हाथों में गैदर करते हुए मुट्ठी को टाइट करती है। और अगले ही पल भाई साहब यहाँ पे जो कमाल का अटैक देखने को मिलता है ना, लिटरली ये बंदा सैर को अटैक को जाता है लेकिन सैर पानी को चीरते हुए इसके बॉडी पे स्लैश अटैक कर देती है, जिससे यहाँ पर इसकी बॉडी से ऐसे खून का फव्वारा सा निकलता है, जो देखकर इस बंदे को भी यकीन नहीं होता। और सैर पलक झपकती अपनी जगह पे वापस आ चुकी थी और यहाँ
सोचो, अब अंदाजा लगाओ कि कितना फास्ट ये अटैक हुआ होगा। सहर यहाँ पे अपने नीदर रिवर नाम के अटैक को प्रिपेयर करती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्रिएचर कहने लगता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। इस दौरान अपने ब्लड की पावर का यूज करते हुए ये बंदा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्लड स्ट्रिंग्स को भी क्रिएट कर चुका था, लेकिन सहर नीदर रिवर फेरी ऑफ एक्सटेंशन नाम के अटैक को प्रिपेयर कर चुकी थी और अपने वेपन को 360 डिग्री वो रोटेट करती है, जिससे यहाँ पे स्पेस को क्रैक करते हुए ये इस बंदे को 2 टुकड़ों में काट देती है। यहाँ तक कि उसकी ब्लड आर्ट टेक्निक भी उसके काम नहीं आती, जिसके बाद सहर कहती है कि जहन्नुम में जाके अपने साथियों से मेरा हाय कहना। यहाँ पे हम उस बंदे की बॉडी को देखते हैं जो कि दर्द के मारे बुरी तरीके से छटपटाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर से वो जो रिसेंटफुल था उस सिन का वो बाहर निकलता है। वो यहाँ से स्केप करने लगता है, लेकिन तभी स्पेस में क्रैक बनता है, जिससे कि डेथ रिवर का पानी बाहर आने लगता है और ये बंदा यहाँ उसमें समा जाता है, लेकिन जाते हुए चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें क्या लगता है मैं किसका सिन हूँ, मैं एक गॉड ऑफ डेथ का सिन हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि एक गॉड ऑफ डेथ बनना इतना ज्यादा आसान है? हाँ, इतना ज्यादा आसान। इस दौरान हम देखते हैं कि वो छटपटा भी रहा था और एक बहुत बड़ी चीख के साथ फाइनली वो रिवर ऑफ डेथ में समा जाता है। इसी के साथ हम सहर को देखते हैं जहाँ पे उसके दिमाग में ये बात एक घर कर चुकी थी कि एक गॉड ऑफ डेथ बनना आसान नहीं है और अगर एक गॉड ऑफ डेथ कहीं मिस्टेक करता है, कहीं पर उससे सिन हो जाता है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा ना। और मरते वक्त ये बंदा भी यही बात कह गया। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे सहर इन सारे ख्यालों के साथ भी आगे की ओर बढ़ती रहती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब दूसरे सिन की बारी थी, जिसका नाम था वाइल्ड सोल, एक ऐसा मैरिस जो कि सारे लिविंग क्रिएचर्स को पॉइजन कर जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्रिएचर था ये वाकई में दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था और वो यहाँ पर सहर को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड ट्रायल मुझे नहीं रोक सकता और मैं किसी का पपेट नहीं हूँ कि कोई मुझे ट्रायल के लिए यूज करे। लेकिन यहाँ पर सहर आती है और वही अपना हाफ मून ब्लेड स्लैश अटैक करती है, जो कि इतना ज्यादा कमाल का होता है कि बस इसके चपेट में आते साथ ही यहाँ पर इस बंदे का काम भी पूरी तरीके से तमाम हो जाता है। अब यहाँ पे पारी थी तीसरे सिन की, यानी कि जिसे नाइटमेयर करप्शन कहा जाता है और सहर का सामना यहाँ पर एक बहुत बड़े से भद्दे से दिखने वाले स्कॉर्पियन से होता है, जो कि अपनी डंक से उस पर अटैक करता है। लेकिन सहर स्पीड के साथ मूव करते हुए अपने वेपन के जरिए से उस पर एक के बाद एक दे दनादन अटैक करती जाती है और फाइनली इसका काम तमाम करके वो अब चौथे बंदे, जिसे कि कर्स्ड क्रो ऑफ विदर्ड सोल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ती है। और ये एक ऐसा इविल थॉट है जो कि कर्स की तरह है और जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी इफेक्ट करता है। यहाँ पे हम सहर को पाते हैं जो कि यहाँ पर चारों तरफ से उन्हीं कर्स्ड क्रो से घिरी हुई थी और यहाँ पे इनका एक बवंडर मौजूद था कि तभी सहर यहाँ पर अपने उसी डेडली लोटस फ्लावर की मार को एक्टिवेट करती है और तभी जैसे ही वो अपना स्लैश अटैक करती है तो यहाँ पर डेडली डिस्ट्रक्शन लोटस पावर एक्टिवेट हो चुका था, जिसकी डिस्ट्रक्शन हो रहा इतनी खतरनाक होती है कि सहर पलक झपकते ही यहाँ पर चौथे बंदे को भी निपटा देती है, यानी कि उस सिन को। और ऐसे ही हम देखते हैं कि अपने मोमेंटम को कैरी करते हुए फाइनली सहर उस सिन के पास भी पहुंच जाती है, जिसे कि सबसे बड़ा सिन कहा जाता है और ये फाइनल सिन था जिसका नाम है फ्लावर ऑफ ब्लड। और ये एक ऐसा ऑब्सेशन है जो कि हेवनली प्रिंसिपल को भी डिफाई करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सहर उस ग्रास फील्ड के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ रही थी और वो उसी नक्शे को देख रही थी, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक गुलाब नजर आता है, जैसे कि यहाँ पर हम उसी लेडी को देखते हैं जिसे कि हमने फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में देखा था और वो उस गुलाब को उठाते हुए उसे स्मेल करती है और कहती है कि जरा थोड़ी देर रुकना है। सहर यहाँ पे इसे देख के हैरान थी, क्योंकि अब तक जितने भी सिंस का उसने सामना किया उसके अंदर इविलनेस और हेट्रेड पूरी तरीके से भरी हुई थी, लेकिन ये जो फिफ्थ सिन थी ये काफी ज्यादा शांत नजर आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो फिफ्थ सिन थी वो यहाँ उस गुलाब को पानी में बहा देती है और फिर सहर से कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे लेने आई हो, है ना, लेकिन माफ करना। ये कहते हुए वो सहर की तरफ टर्न होती है और भाई साहब यहाँ पर ये जो बड़े बड़े हाथ ये रिलीज करती है ना किसी फ्लावर की तरह और कहती है कि मैं फिलहाल के लिए यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बड़े बड़े हाथों को देखकर भी सहर डरती नहीं है, वो तेजी से उसके करीब बढ़ती है और जैसे जैसे पास आती जाती है यहाँ पर ये जो सिन थी वो कहने लगती है कि प्लीज प्लीज मेरे करीब मत आओ वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। लेकिन सहर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उसके हाथ सहर पे अटैक करते हैं, लेकिन सहर अपने वेपन के जरिए से उन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सहर ऐसे ही करते करते सारे हाथों को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखते साथ ही वो जो लेडी थी यानी कि वो सिन वो यहाँ पर ज्वाइन
हैंड से सहर को क्रश करने की कोशिश करती है, लेकिन सहर अपने वेपन की मदद से उसके हाथों को भी डिस्ट्रॉय करते हुए पलक झपकते बिल्कुल उसके करीब आकर अपनी स्वॉर्ड को उसके गर्दन के पास रखती है और वहीं पे रुक जाती है। और फिर सहर उससे कहने लगती है कि बताओ आखिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती। यहाँ पे वो लेडी थोड़ी शांत हो जाती है और सहर अपने वेपन को नीचे करते हुए कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर से मुझे जरा भी किलिंग इंटेंट नजर नहीं आ रहा, तुम्हारा दिल जैसे मारना ही नहीं चाहता, तो बताओ आखिर तुम क्यों मेरे साथ नहीं आना चाहती हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी अपने हाथों को देखती है और कहने लगती है कि मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे हाथों में ये जो ब्लड है ये मेरा अपना है और मैं कुछ बहुत ही जरूरी करने वाली थी और जिसे मुझे हर हाल में करना होगा। ये कहते हुए वो रो पड़ती है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे याद नहीं कि आखिर वो कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए मैं इस हद तक रेजिस्ट कर रही हूँ, पर मुझे इतना पता है कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेरे बहुत क्लोज है, लेकिन मुझे याद नहीं कि आखिर वो क्या चीज है। ये कहते हुए वो लेडी फूट फूट के रोती है। इस दौरान सहर यहाँ पे उसे रोता हुआ देखकर कहती है कि मेरे साथ भी एक बार हुआ था जब मैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरीज को भूल चुकी थी, तो बताओ क्या तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। ये कहते साथ ही सहर अपने हाथों में एक छोटे से लोटस को क्रिएट करती है और जो कि पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी, यानी कि जिसमें लाइफ एनर्जी भी थी, और यहाँ पे सीधा सहर उसकी तरफ इस लोटस को थ्रो करती है और जैसे ही वो लेडी उसे टच करती है तो यहाँ पर उसे कुछ अलग ही फील होता है और अगले ही पल हम यहाँ पर एक छोटे से घर को देखते हैं जो कि माउंटेन साइड पे बसा हुआ था। इसी के साथ एक बंदा इनके घर के बाहर दस्तक देता है और जहाँ पर ये लेडी घर के अंदर टेबल के ऊपर लेटी हुई थी और यहाँ इस पार्ट का नाम है कि क्या पापा घर वापस आएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी जैसे ही दरवाजे पे दस्तक की आवाज सुनती है तो तेजी से जाकर गेट खोलती है, जहाँ पे दो नाइट उसे नजर आते हैं जो कि यहाँ पर अपने हाथों में एक स्वॉर्ड को थामे हुए उस लेडी की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो लड़की उस स्वॉर्ड को देखती है तो उसका दिल बैठ सा जाता है और यहाँ उनसे कहा जाता है कि माफ करना, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही साहसी नाइट थे, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात सुनते साथ ही वो लेडी फूट फूट के रोने लगती है। यहाँ पर उसकी छोटी बच्ची को तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची अपनी माँ को ऐसे रोता हुआ देखकर कंफ्यूज थी कि तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए उन फ्लावर्स की तरफ इशारा करती है जो कि खिले हुए थे और वो बताना चाहती है कि मदर आपने तो कहा था कि मेरा फादर तब वापस आएगा जब ये सारे फूल खिल जाएंगे, तो आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया। यहाँ पे उसकी मदर उसे टाइटली होल्ड कर लेती है और उसे हक करते हुए जोर जोर से रोती है और यह लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और यहाँ पे इशारों से बताने लगती है कि मदर एक बात बताइए, क्या मैं दोबारा कभी किसी को पापा नहीं कह पाऊंगी। जिसके बाद उसकी मदर अपनी बेटी से कहती है कि चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है ना। और ऐसे ही वो कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है, जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती है और उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना भी बनाती है और कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी माँ है जो कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी ताकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो और जल्दी ग्रो कर जाओ। इस दौरान इनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती रहती है। वो अकेले रात भर अपनी बेटी के लिए मेहनत करती है, कपड़े सिलती है ताकि 4 पैसों से उसका पेट भर सके। जो उसकी बेटी की तबीयत खराब होती है तो वो उसका ख्याल भी रखती है। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि एक दिन वो भी आता है जब उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार होती है, तो वो ठंड के मौसम में उसे कैरी करते हुए कंधों के ऊपर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसके साथ ही वो ठीक हो जाती है और पहले से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी थी और वो अपनी मदर के लिए एक छोटा सा फल लाती है और इनकी जिंदगी नॉर्मल हो चुकी थी। दोनों काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन जब उसकी बच्ची खिलते हुए फूलों को देखती है तो उसे अपने फादर की याद आ जाती है। वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी मदर उसके पास आकर उसके सिर पे हाथ फेरती है और एक रात वो उसके लिए एक कपड़े से एक फूल को बनाती है और उस फ्लावर को उसके सिर के पास रखते हुए कहने लगती है कि जब तक ये फूल नहीं मुरझाएगा तुम्हारी मदर तुमसे कभी दूर नहीं होगी। पर तभी वो काली रात आ जाती है, जिस रात सब कुछ बदल जाता है क्योंकि गांव के पास में ही डीमंस आके हमला कर देते हैं। सारे नाइट्स बहादुरी के साथ लड़ते हैं, लेकिन चारों तरफ लाशें बिछ चुकी थी और इस अकेले डीमन ने सभी को बहुत बेरहमी के साथ मार दिया था। इस दौरान यहाँ पर ये लड़की और उसकी माँ एक छोटे से घर के अंदर छिपी हुई थी और वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन वो डीमन इन्हीं की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखते साथ ही उसकी मदर को अपनी बेटी की काफी ज्यादा फिक्र होती है। तो वो उसे वो फूल थमाते हुए यहाँ से दूर भेज देती है और देखती है उस तलवार को और उसे थाम लेती है और अपनी बच्ची को पीछे छोड़कर वो निकल जाती है उस डीमन को मारने, जहाँ पर वो पीछे से उस पर हमला कर देती है, लेकिन ये डीमन उसे गर्दन से पकड़ लेता है और सीधा उसे जमीन पे पटक देता है। पर यहाँ उस स्वॉर्ड के जो कट्स थे ना वो काफी ज्यादा डीप थे, जिसके चलते इस डीमन को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जमीन पे अनकॉन्शियस होके गिर जाता है, जिसके चलते उसकी मदर राहत की सांस लेती है। पर अगले ही पल वो देखती है यहाँ पर एक दूसरा डीमन आकर उसकी बेटी को यहाँ से दूर ले जा रहा था, जो देखकर वो उस डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और सीधा जाकर इस डीमन के कंधे पे काट लेती है, लेकिन वो डीमन अपने हाथ को उसके पेट के आर पार घुसा देता है, जिसके चलते उसके जो वाउंड्स थे वो काफी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। और तभी ये जो डीमन था दूसरा हाथ भी घुसा देता है, लेकिन यहाँ पर उसकी
मदर अपनी बेटी की तरफ देखते हुए इस डीमन को लेकर सीधा खाई में कूद जाती है। वो जो छोटी बच्ची थी वो चट्टान के ऊपर से अपनी मदर को पानी में गिरता हुआ देखती है, लेकिन उसकी मदर के आखिरी अल्फाज ये थे कि मम्मी ये चाहती है कि तुम हमेशा सेफ रहो और खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी करोगी। ये कहते साथ ही वो उस पानी में गिर जाती है और रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी सब कुछ याद आते साथ ही कहने लगती है कि मुझे याद आ चुका है कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची अभी भी मेरे इंतजार में है। और वो शहर को लॉर्ड मैसेंजर कहते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी मेमोरीज को मुझे वापस दे दिया और क्या आप मुझे एक बार मेरी बेटी से मिला सकते हो? मैं बस उसे एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ कि वो किस हाल में है, क्या वो खुश है, बस इतना कर दो, फिर मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी। जिस पे शहर उसे बताने लगती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी माँ हो, लेकिन माफ करना मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकती। जिस पर वो पूछती है कि पर क्यों नहीं कर सकती? जिस पे वो बताने लगती है कि तुम जिस मैसाकेर की बात कर रही हो उसमें तुम्हारा पूरा का पूरा होम टाउन मारा जा चुका है। मैंने तुम्हारी मेमोरीज देखी है और उस जगह पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी भी नहीं। और वहाँ की सारी सोल्स ऑलरेडी उस डेथ रिवर में समा चुकी है, जो कि रीइंकार्नेशन साइकिल की तरफ आगे भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि वो प्योर सोल्स थी। बस यहाँ पर तुम ही एक बची हो। यहाँ पे वो लेडी रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी बेटी के एग्जिस्टेंस को फील कर पाती हूँ, वो ऐसे नहीं मर सकती। जिस पे साइरस के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मेरे पास भी कोई एक ऐसा है जो कि मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ। ये कहते साथ ही वो उसके हाथ को थाम लेती है और कहती है कि मैं एक आखिरी बार तुम्हारे लिए उसे जरूर ढूंढूंगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ये लेडी स्माइल करती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मुझे एक बार मेरी बेटी देखने को मिल जाए ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर ये सुनकर सहर कहती है कि ठीक है, तुम दोनों के बीच की जो सबसे डीपेस्ट बॉन्ड है तुम उसे याद करो, उसे इमेजिन करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली उसी जगह उसी पल उसके पास ले जाऊंगी। यहाँ पर ये कहते हुए वो अपनी बेटी को याद करती है जब उसने उसे वो फ्लावर दिया था, और अब यहाँ पर उस फ्लावर को फील करते साथ ही वो कहती है कि मुझे वो मिल गई। और तभी वो अपनी पावर की मदद से उस फ्लावर को यहाँ पे समन करती है और कहने लगती है कि जब तक ये फ्लावर एग्जिस्ट करता है मेरी बेटी भी एग्जिस्ट करती होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो फ्लावर था ये उस लड़की की ओर जाने लगता है, जो देखकर शहर और वो लेडी दोनों यहाँ से फ्लाई करते हुए उस फ्लावर का पीछा करना शुरू कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसी डेथ रिवर के बिल्कुल बॉटम में आकर ये फ्लावर समा जाता है। वो लेडी कहती है कि मैसेंजर मेरी लेडी भी यहीं पे है। जिस पे वो कहती है कि ये तो डेथ रिवर का बॉटम है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी बेटी यहीं पे है? जिस पर वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं उसके ऑरा को फील कर पा रही हूँ। जिस पे सहर कहती है कि ठीक है फिर। और ये लोग जैसे ही बॉटम में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं था। तो यहाँ पे वो लेडी कहती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ गई? सहर बताती है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये डेथ रिवर का बिल्कुल बॉटम है, और बॉटम में बस जो लोग मारे जा चुके हैं उनकी भुलाई गई ऑब्सेशंस हैं। तुम्हारी बेटी यहाँ पे नहीं हो सकती। जिस पे वो रेजिस्ट करते हुए कहती है कि नहीं, वो यही है, मैंने उसे यही फील किया, मैं जानती हूँ वो यही है, वो कहीं नहीं जा सकती। सहर यहाँ पे समझ चुकी है कि इसकी बेटी को देखने का जो ऑब्सेशन है ये काफी ज्यादा डीप है, और सहर दिमाग लगाती है कि क्यों ना मैं इसके लिए एक इल्यूजन को क्रिएट करूँ, लेकिन ये तो फिर इसे धोखा देने जैसा होगा। कि तभी यहाँ पर वो लेडी कहती है कि जरा देखो वो वहाँ पे है, वहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वही नजारा हमें दिखता है जहाँ पर इसका घर मौजूद था, जो कि टूटी हालत में था, और ये देखकर सहर शॉक्ड थी। सहर यहाँ पे कहने लगती है कि सारी सोल्स जो कि यहाँ पे आगे समा चुकी है उन्हें तो इस रिवर के द्वारा रीइंकार्नेट हो जाना चाहिए था। उसे यहाँ पर उसी बंदे की बात याद आती है जिसने की कहा था कि उन सब के जितने भी ऑब्सेशन है उन्हें इस रिवर के द्वारा पूरी तरीके से क्लीन कर दिया जाना चाहिए, और ये काम रीइंकार्नेशन साइकिल में पहुंचने से पहले होना चाहिए, और ये ही एक डेथ गॉड की ड्यूटी होती है। यहाँ पे सहर को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो यहाँ पर उस लेडी की तरफ इशारा करती है और ये दोनों उसी घर की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर लैंड करते साथ ही ये लोग देखते कि यहाँ पर उस लड़की की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वो यहाँ पे रो रही थी और उसकी मदर उसे देखते साथ ही कहती है कि ये तो मेरी बच्ची है, ये मेरी ही बच्ची है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बेटी को यहाँ देखकर सहर भी हैरान थी, और वो कहने लगती है कि लगता है कि वो कभी रीइंकार्नेट हुई ही नहीं थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी अपनी बेटी को आवाज देती है, और जैसे ही वो लड़की अपनी माँ को देखती है तो वो भी मम्मी कहते हुए दौड़ती है उसके पास और जाके उसे हक कर लेती है। और तभी उसकी लड़की रोते हुए कहती है कि मदर, आपने मुझसे कहा था ना कि जब तक मेरे पास ये खिलता हुआ फूल रहेगा आप तब तक मेरे पास वापस आती रहोगी। तो देखो मैंने इसको बिल्कुल सही सलामत रखा है, और मैं इसके साथ आपका यहाँ पे इंतजार कर रही थी। यहाँ पे इसकी मदर रोती हुई कहती है कि मेरी बच्ची, मुझे माफ करना कि मैं इतनी कमजोर थी कि मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ नहीं पाई और आने में यहाँ इतनी देर लगा दी। कि तभी यहाँ पे इसकी बेटी रोते हुए कहती है कि पर यहाँ ये जो रिवर है इसने तो ऑलरेडी सबको खा लिया। यहाँ पे उसकी बात सुनकर सहर भी हैरान थी, और वो समझ जाती है कि असल में ये जो रिवर है ये असल में इन लोगों को प्योरीफाई नहीं करती है इनके ऑब्सेशन से, बल्कि ये तो इन्हें इम्प्रिजन करती है। पर क्यों? यहाँ
पे शहर को बहुत ही तगड़ा वाला डाउट हो चुका था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक बनता है और यहाँ से जो रिवर ऑफ डेथ है उसका पानी चारों ओर भरने लगता है और तभी यहाँ पर वही बंदा बाहर अपीयर होता है और कहने लगता है कि शैंक सायर, तुमने फाइनल सीन को ढूंढ लिया है, तो आखिर तुम्हें देर किस बात की लग रही है। इस दौरान शहर अपनी पावर की मदद से माँ बेटी और इस पूरे इलाके के आसपास एक बड़े से बैरियर को बना देती है कि तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि तुमने फाइनल सीन को ढूंढ लिया, अब जल्द से जल्द इसे खत्म करो और अपने ट्रायल को पूरा करो। जिस पे शहर उससे कहने लगती है कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसका कोई जुर्म नहीं, तो भला मैं इसे क्यों मारूं, सही मायने में यहाँ पे कोई सिनर है तो वो हो तुम। और तभी यहाँ पर उसे फर्स्ट सिन की याद आती है जिसे कि उसने मार दिया था और उसने कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसका सिन हूँ, मैं गॉड ऑफ डेथ का सिन हूँ, और तुम्हें क्या लगता है गॉड ऑफ डेथ बनना आसान है। शहर उससे कहती है कि तुम अगर गॉड ऑफ डेथ हो तो तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम इन सब के ऑब्सेशन को क्लियर करके इन्हें रीइंकार्नेशन के लिए आगे भेज दो, लेकिन ये करने के बजाय तुमने क्या किया, तुम तो इन्हें इम्प्रिजन करके इन्हें टॉर्चर करते रहे। यही सबसे बड़ा सिन है, सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जिसमें वो बंदा कहता है कि मैंने कौन सा गुनाह किया, जब तक मैं इन सभी को इम्प्रिजन करके इसी रिवर के अंदर रखूँ ना तो इन्हें अब्सॉर्ब करके मैं डेथ पावर को पोसेस करके रख सकता हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। डेथ गॉड की पावर को मैं पोसेस करके रख सकता हूँ, मैं बाकी गॉड्स की तरह वक्त के साथ फेड नहीं हो सकता। शैंक सायर, मैं यहाँ पे तुम्हें सिखा रहा हूँ कि आखिर एक ट्रू गॉड कैसे बना जाता है। ये कहते साथ ही वो अपने वेपन को एक्टिवेट करता है, जिस पे सायर अपनी आंखें बंद करती है, अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ठीक है फिर जरा मुझे सिखाने दो कि आखिर एक इंसान कैसे बना जाता है। फिर सायर बहुत ही कूल वे में अपने स्वॉर्ड को हवा में लहराती है और लहराते साथ ही वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को यहाँ उसकी तरफ चला देती है। और भाई साहब क्या कमाल का अटैक था, यहाँ पर बिल्कुल पानी को चीरते हुए वो स्लैश अटैक उसके हाथ की तरफ बढ़ता है और यहाँ सायर की तरफ ये हाथ उसे डिवोर करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सो होमीज, हमारा आज का ये कमाल का एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन द ग्रेट रूलर का सीजन 2 आ चुका है और जैसे कि हमने हमारे मेन चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हाओ यांग, क्वीन मेड्यूसा, श्याओ श्याओ सभी पुराने कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे और सीजन 2 की कहानी तो एक अलग ही लेवल पे चल रही है, तो एक बार जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।